तो चलिए अपना परमाणु का लेक्चर नंबर 17 शुरू करते हैं। 16 लेक्चर जो है हमारे परमाणु की हो चुके हैं और हमारा 17वां लेक्चर है। तो आशा है कि यहाँ तक की एनसीईआरटी आपने जो है वो पढ़ ली होगी। और आज हम पढ़ेंगे जो है वो है फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ेंगे। और एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। ज्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है ज्यादा। जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। बट पढ़ना है अपन को, तो सब कुछ पढ़ना है। तो फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग भी पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में इसको निपटा देंगे। ज्यादा इसको लेक्चर को तानेंगे, ज्यादा इस टॉपिक को तानेंगे नहीं। और फटाफट इसको निपटाते हैं, चलिए। तो परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों की पुष्टि। इन्होंने इन्होंने जो है पुष्टि करी थी हार्ट्स के जो है प्रशिक्षणों की। तो उन्होंने कैसे की वो आज हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ने कैसे बताया। परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की पुष्टि। सन 1914 में जेम्स फ्रैंक और गुस्ताव हार्ट्स ने परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों की पुष्टि की। ठीक है। उन्होंने पारे के वाशप में वाशप के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉनों को गुजार के निर्धारित किया। इसके लिए उन्होंने परिवर्ती तीव्रता के विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया ताकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित की जा सके। इलेक्ट्रॉनों ने पारे के परमाणुओं से संगठित किया और पारे के इस परमाणुओं की अपनी ऊर्जा जो को आंतरिक कर दी। मैं आपको इसको और समझाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर। यह संभव है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पारे के उस ऊर्जा स्तर और उससे ऊंचे किसी रक्त ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर का अधिक होती है। उदाहरण के लिए के एक घेरे हुए ऊर्जा स्तर और खाली ऊर्जा स्तर के बीच 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतर होता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.6 उससे अधिक है। चलिए पहले इसमें क्या रखा था उसको समझते हैं। इसका जो है सिंपल सा रीजन अपन समझते हैं कि कहने का मतलब ये है कि पारे के वाशक, मैं जिसको इंग्लिश में मरकरी वेपर कहते हैं, उसके स्पेक्ट्रम का जो है अध्ययन किया। विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन को गुजार के निर्धारित किया। तो ने जो है विभिन्न विभिन्न जो है उन इलेक्ट्रॉनों को गुजार के देखा। अब ये बात है कि उनको विभिन्न विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को गुजारा कैसे, मतलब विभिन्न विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन लाया कहाँ से। तो इसके लिए उन्होंने परिवर्ती तीव्रता की विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया, मतलब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किया ताकि वो उसको जो है परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड को परिवर्तित करके, या कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परिवर्तित कर सके। ठीक है। तो ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए उन्होंने किस चीज का यूज किया था, विद्युत क्षेत्र का। और जो है पारे के वाशक के में जो है उसके स्पेक्ट्रम में विभिन्न अलग अलग जो है ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को गुजार रहा था। और उसके बारे में फिर उन्होंने उसको स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन के पारे के परमाणु से संगठित किया और पारे के परमाणु की अपनी ऊर्जा को आंतरिक कर दी। कहने का मतलब यह है कि जब, रुकिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन और ये रहा अपना जो है पारे के परमाणु। उसको मैं कुछ भी पा लिख देता हूँ, पा लिख देता हूँ। तो ये पारे के परमाणु है, इनसे आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है घलेगा, संगठित करेगा। और ये जो इस आपस में अपनी ऊर्जा को आंतरिक कर देगा। जितनी भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की होगी सारी की सारी जो है वो इस पर जो है आंतरिक कर देगा। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसी की स्टडी को जो है इन्होंने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। में क्या किया है इसमें देखिए, यह संभव है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पारे की उस ऊर्जा स्तर और उससे ऊंचे किसी रिक्त ऊर्जा स्तर से बीच अंतर से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मरकरी रुकिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर इन दोनों के बीच का जो है ऊर्जा जो है अंतर, उसको क्या है 4.6
नौ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इनके ऊर्जा अंतर जो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमको 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए, ताकि वो जो है मरकरी पेपर में अपनी ऊर्जा ट्रांसफर जो संगठित करने के बाद मरकरी पेपर में अपनी जो है वो आंतरिक कर देगा सारी सारी ऊर्जा, और मरकरी जो है इस एनर्जी लेवल से आगे वो इस एनर्जी लेवल पर जो है आ जाएगी मरकरी। तो उसको आने के लिए क्या 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। इतनी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन में होनी चाहिए। तो जिससे क्या है जो है मरकरी अपना इस जो है इस स्टेट को छोड़कर इस स्टेट में आ जाएगा। इस ऊर्जा मतलब इस पारे को छोड़ के इस पारे पर आ जाएगा। तो उसके लिए जो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है चाहिए पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की इतनी ऊर्जा चाहिए पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन बाद में विकिरण उत्सर्जित करके निम्नतम अवस्था पर वापस आ जाएगा। जिस चित्र भी में दिखाया गया है, चित्र भी आपको दिखाता हूँ। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होगी। पहले चित्र देखते हैं। तो ये देख, ये रहा चित्र। सबसे पहले इसमें देखिए कि जो है इलेक्ट्रॉन, ओके मैं दिखाता हूँ, हाँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले आता है ऊपर, उसको मिली ऊर्जा, वो आ गया ऊपर। ऊपर वाले में आने के बाद मैंने आपको बताया था जब वो नीचे आएगा, यहाँ से देखो जब ऊपर जाएगा तो उसने देखो एनर्जी जो है वो माइनस की 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली, और वो चुपचाप चुपचाप यहाँ से ऐसा आ गया ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर आ गया, और जो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है इसमें एनर्जी ले ली। अब देखिए, अब मान लीजिए अब यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ से नीचे भी आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ समय बाद ही वापस आ जाएगा अपनी नॉर्मल स्थिति में, जहाँ जिस उससे आया था कक्ष से, वापस से पहले ऊपर वाले में चला जाएगा, और वापस से नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ जो तरंग दैर्घ्य जो है, कुछ तरंग दैर्घ्य लेमडा की जो है एक लाइट एमिट करेगा। मैं कहने का मतलब लाइट छोड़ेगा। जब वो ये लाइट छोड़ेगा तो इसी लाइट को जो है कह सकते हैं कुछ तरंग दैर्घ्य की, अभी कैसे बोलता है, कुछ आवृत्ति की जो है ये जो है ऊर्जा निकलेगी। इसी को जो है हम कहते हैं कि हमको जो एक चमक दिखाई है, हमको एक प्रकाश दिखाई दिया, वो इसी की वजह से जो है हमको दिखाई देता है। चलिए पीछे आते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने लेमडा निकाला है। तो लेमडा बराबर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, होगा ई बराबर एच म्यू, किसको याद है? ये याद कीजिए, हमने बहुत पहले यूज किया था। हमने एक इक्वेशन जो ड्राइव की थी। ई म्यू किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1 की। मतलब जब वो दूसरी उसमें चला जाता है कक्ष में, तो उसको जब वो वापस आता है तो उन दोनों की ऊर्जा को हमने घटाया था, और उसको जो है एच म्यू नाम दिया था। क्योंकि एच म्यू जो है वो है जो लाइट, जो मैंने कहा कि जब वो उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो एक फोटोन रिलीज करता है। तो उस फोटोन की जो है वो आवृत्ति भी है और एनर्जी एच भी है। तो यही जो आवृत्ति, जो यही एनर्जी है वो इस वाले की भी है, कि जब जो है नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ एक लाइट एमिट करे, लाइट छोड़ेगा तरंग, कुछ तरंग दैर्घ्य की। तो वो जो है हम उस जो है तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो है वो निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस जो है यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि ई बराबर, ई बराबर आपको पता ही है, सी बटा लैम्डा होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो फिर हमको तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो लैम्डा को ऊपर ले जाते हैं, तो ई को नीचे ले आते हैं।
तो यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने इन्होंने इस्तेमाल किया है। और एच की वैल्यू जो है 6.6, 6.625 गुणा 10 की घात -34, जो एच की वैल्यू होती है, प्लैंक्स स्थिरांक जिसको बोलते हैं। और सी जो है वो स्पीड, जो गति है, लाइट की गति, जो कि 3 × 10 की घात 8 है। वैसे मैंने आपको एक बताया था कि ये ऐसे ये मतलब जरूरी नहीं है आप इसको याद करो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये याद हो तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपको जो है गति निकालनी हो लाइट की, तो कितनी होती है? 292 792 4 5 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है, ये होती है गति लाइट की। और जो है एग्जैक्ट नंबर जिसको होता है, जो इसको इसको जब आप मतलब 3 × 10 की घात 8 लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट जो है, रुको दिखाता हूँ आपको। इसको आप बिल्कुल चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। बस फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 × 10 की घात 8। बस यही यहाँ से निकलता है। तो ये नंबर याद है तो अच्छा है, 299,792,458 मीटर पर सेकंड। तो ये याद बताया तो अच्छी बात है, वरना 3 × 10 की घात 8 भी सही है। आप न्यूमेरिकल को तीन न्यूमेरिकल देखिए, 299,792,458 आपको न्यूमेरिकल में नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल में रखोगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी तो जरूरी है। उसके लिए बस इसको आप ऐसे ही याद रखो कि टीचर वगैरह पूछ लेता है कभी कभी वायवा में, तो आपको उसको ये जो है गति याद होनी चाहिए। अगर वो वैसे तो पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ भी ले तो भी इंप्रेशन अच्छा जम जाता है। तो आप इसको याद रखिए। बाकी ई की वैल्यू जो है उन्होंने जो क्या रखी, 4.9, जो उन्होंने पहले निकाली थी। लेकिन इसमें जो है एक दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी वो आपको बताता हूँ। ये जो 4.9 किसमें थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से सबसे पहले उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10 का जो है नीचे गुणा कर दिया, उससे जो है जूल में कन्वर्ट हो गई। जूल में कन्वर्ट हो गई, फिर हमने इसको जो है जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर 200 कितना 53 जो है नैनोमीटर आंसर आ गया जी। इसको जो है नैनोमीटर में आंसर आया, ये जो है तरंग दैर्ध्य है। तो सीधे मापन द्वारा फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने देखा कि पारे के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इस तरंग दैर्ध्य की संगत एक रेखा है। बोर के परमाणु में विविध ऊर्जा स्तरों के मूल विचारों तथा फोटोन उत्सर्जन के प्रक्रम की प्रायोगिक पुष्टि के लिए फ्रैंक तथा हर्ट्ज को 1925 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो चलो, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आज हमने फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग किया। और जो है अलग से बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, शायद एनसीईआरटी में उसमें दिया हुआ है। तो आप पढ़िएगा उसको, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, तो हम कुछ पहले डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो टॉपर अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग आपको पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। और इसको वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इससे क्वेश्चन आने का जो है संभव भी है। संभव है कि क्वेश्चन अगर बनना बनना चाहे तो इससे बिल्कुल बन सकता है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को जो है अच्छे से ही पढ़ना है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़ के रखनी है। और जो है कल हम पढ़ेंगे उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है, क्योंकि आपसे पहले ही बोलता हूँ, अगर आप कल की एनसीईआरटी पढ़ कर आओगे तो आपको कल का टॉपिक जो है मुझसे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा मतलब मुझसे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आ गए तो। एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। और बाकी फिर आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी, समझ में कोई डाउट आपको आएगा नहीं। और आज जो है अच्छे तरीके से हमने फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग कंप्लीट किया। अभी तक हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। बोर के जो है हमने तीन, उन्होंने कुछ अपने वो दिए थे सिद्धांत, वो हमने पढ़े थे। और तीन सिद्धांत नहीं, मतलब तीन पॉस्टुलेट्स कह सकते हैं, तीन उन्होंने पॉइंट दिए थे एक सिद्धांत के अंदर, तो वो हमने पढ़े थे। और हमने उससे पहले भी बहुत कुछ डिस्कस किया है। और उसमें सब कुछ रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करते चलोगे तो आपको जो है पूरे चैप्टर याद हो जाएगा। और अभी हम आगे जो है हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और पढ़ लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और हाँ, जो है अगले लेक्चर में हम जो है हाइड्रोजन का परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।